यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी एचपी पीजीटी फिजिक्स के एग्जामिनेशन की, जो ऑलरेडी कल कंडक्ट हो चुका है। एंड आफ्टर दैट आज मैं आप लोगों के साथ उसके रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ, स्पेशली इंग्लिश सेक्शन एग्जामिनेशन की। जो इंग्लिश का सेक्शन आया है इस एग्जाम में, उसके लेवल की सबसे पहले अगर बात करें तो लेवल एक मॉडरेट लेवल था। बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा इजी पेपर नहीं कह सकते हैं, बट एक मॉडरेट लेवल था। अगर आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी, कुछ बेसिक्स थे जो क्लियर थे, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाना, लाइक 10 क्वेश्चंस थे टोटल, तो 10 में से 6 या 7 मार्क्स। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स या फीडबैक आई है उनका एनालिसिस है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स 6 या 7 मार्क्स बहुत इजीली ग्रैब कर सकते थे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज हम डिस्कस करेंगे इसी की आंसर की। अगर आंसर्स के रिगार्डिंग, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास 11th क्वेश्चन है। आई होप आप सभी के पास एग्जामिनेशन होगा ये। और आफ्टर दैट चूज द, सबसे पहला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। He dash where no one dash before। हमेशा मैंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ चीजें बताई थी, कुछ पॉइंट्स थे जो बताए थे कि आप लोग रादर के सही आंसर ढूंढें, सबसे पहले गलत ऑप्शंस को देख के उसको कट शॉर्ट करना सीखें। एंड आई रियली होप कि स्टूडेंट्स ने एग्जैक्टली उसी वे से अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। ही डैश, अगर मैं पहली ऑप्शन के साथ जाऊं तो ही टू वेयर नो वन वेंट बिफोर, हर किसी को समझ में आएगा कि मैम पहली ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर बात करूं दूसरे पार्ट की, he goes where no one go to, हर किसी को पता होना चाहिए कि no one अपने आप में एक प्रोनाउन का काम करेगा। इसके अलावा ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर केस को कंसीडर करेगा। दैट इज द रीजन व्हाई गो अपने आप में प्लूरल वर्ब है। तो सेकंड क्वेश्चन भी, सेकंड ऑप्शन भी रादर मेरी नहीं बनेगी। अगर मैं बात करूं डी ऑप्शन की, यूजेस टू गो, यहाँ पे यूजेस टू गो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर ये पुरानी आदत की बात करता ना, तो यहाँ पे ये यूज्ड टू का यूज करता, यूजेस टू के साथ इसका क्वेश्चन सही नहीं बन सकता। सो दैट्स व्हाई अगर 3 ऑप्शंस कट हो चुकी हैं, लेट्स ट्राई द थर्ड वन ऑप्शन, उसको बोल के चेक करते हैं। he can go where no one has gone before, he can go, वहां जा सकता है, where no one has gone before। तो फटाफट से इसका आंसर मार्क कर लेंगे, सी पार्ट इज द राइट पार्ट। चलिए आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्वेश्चन के साथ, दैट इज ऑल्सो विजिबल ऑन द स्क्रीन। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टीचर टोल्ड मी पेरिस इज डैश कैपिटल ऑफ फ्रांस। आई डोंट थिंक सो कि ये किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत होना चाहिए। आर्टिकल्स पे बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हर किसी को समझ में आया। पेरिस इज अ कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस इज कैपिटल ऑफ फ्रांस, एट द कैपिटल ऑफ फ्रांस पॉसिबल ही नहीं है। रादर द के रूल्स भी बताए थे, स्पेसिफिकेशन के लिए यूज करते हो। पेरिस कैपिटल है कहाँ की? फ्रांस की। स्पेसिफिकेशन दी ना, तो वहां पे एग्जैक्टली हमारा लॉजिक बनेगा, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फटाफट से मार्क करते जाएंगे सारे के सारे आंसर्स को। आफ्टर दैट विल मूव अहेड। आएंगे जी अब हम 13th क्वेश्चन पे। चलिए 13 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एक बार रीड कर लेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आफ्टर दैट इसने बताया इट्स, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 4 ऑप्शन गिवन है, 4 में से अगर मैं देखूं, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लास्ट वाला पार्ट हर एक में, हर एक चारों की चारों ऑप्शंस में ये पार्ट सेम है। आफ्टर दैट थोड़ा सा समझ में आया, मैम यहाँ पे इट्स ही नजर आया, तो यहाँ पे इट्स से कैसे शुरुआत कर सकते हैं? जिन लोगों को प्रोनाउंस का टेबल अच्छा खासा याद है, जैसे कि मैंने रेफर भी किया है अपनी पुरानी वीडियोस में, इट्स बेसिकली अपने आप में पोजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है तो साथ में नाउन का होना भी जरूरी था, जो कि मेरे को नहीं नजर आया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को डाउट हुआ, या तो बी या तो डी ऑप्शन से ही मेरा आंसर होना चाहिए। दैट मीन्स सी और ए ऑप्शन को तो हम लोगों ने देखते ही क्रॉस कर दिया। आफ्टर दैट जब बात होगी बी या डी की, चूज द करेक्ट सेंटेंस, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था एवरी टाइम, जो ज्यादातर मेरे को ना फील देगा। बताया था एवरी डे, एवरी नाइट, ये हर किसी को पता होना चाहिए।
कुछ हल्के हल्के कीवर्ड्स हैं जिसको मैंने हमेशा प्लान बी बोला है, दैट इज फॉर आर सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जब ये नजर में आया तब पता चला कि बी या डी ऑप्शन में से हम लोग यहाँ पे हैपन नहीं लगाएंगे, इट्स व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली विद आवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम। लिख लेंगे जी फटाफट से, it's what exactly happens with our project every time. B option is the correct option. जल्दी से इसको मार्क कर लेंगे। Come to the next part, बहुत ही इजी पार्ट था। ये वर्ड ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में कवर भी करवाया था। इनफैक्ट एक दो मैराथन में भी इस वर्ड का कनेसर, इस वर्ड का मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दी थी। A connoisseur is one who has expert knowledge of something, जिसको किसी चीज के बारे में बहुत ढंग से नॉलेज है। और स्पेसिफिकली बात करूं तो आर्ट या म्यूजिक के बारे में, अगर आप लोग गूगल करके भी देखेंगे तब भी नजर में आ जाएगा कि जिसको पूरी ढंग से डेप्थ में नॉलेज है आर्ट या म्यूजिक की, दैट इज कॉल्ड एज कॉनेसर। इसको वर्ड को देख लेंगे, दैट इज कॉनेसर। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे है। तो चलिए आएंगे हम लोग अपने 15th क्वेश्चन पे। चलिए 15th क्वेश्चन पे आएंगे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने में। उसका रीजन क्या था, जस्ट वेट। हाँ जी, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। हर किसी को समझ में आया मैम अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो ये हम लोगों को समझ में आया, ये हमारा नरेशन का क्वेश्चन है। वॉइस में तो हम लोग एक्टिव या पैसिव बात करते हो ना, तो जब नरेशन का पार्ट होगा तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की बात की, तो ये पता चला कि मैम ये नरेशन का क्वेश्चन है। आफ्टर दैट क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे। राजू सेज टू सुनीता, बताया था नरेशन जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ढंग से कर रखी है ना, वीडियोस में भी बताया था 4 में से 2 ऑप्शन आप लोग एज इट इज कट कर सकते हो, और आज ना वो आप लोगों के सामने प्रूव भी हो जाएगा। राजू टोल्ड, मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा ना मैंने आंसर पढ़ा, बट फिर भी समझ में आया अगर यहाँ पे सेज टू है मतलब बात प्रेजेंट की है, पास्ट की नहीं है। अगर पास्ट की होती तो सेड या सेड टू की टर्म में बात करता, यहाँ पे उसने बात की सेज में। तो क्लियर कट क्लास में ऐसी 10 एग्जांपल्स भी करवाई थी जब से या सेज की बात थी, तो यहाँ पे टोल्ड लगाने का तो लॉजिक ही नहीं है, क्रॉस कर देंगे उसको। राजू सेड दैट, क्या मेरी डी ऑप्शन हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। बी या डी ऑप्शन में से कहीं ना कहीं मेरे को समझ में लगा, जितना मैंने छोटा सा क्वेश्चन पढ़ा कि सेज टू विल चेंज टू टेल्स, राजू टेल्स सुनीता दैट, यहां तक सेम था। ही आएगा बिल्कुल, रीजन यहाँ पे आई था, आई इज अ प्रोनाउन, ये चेंज होने के लिए जाएगा फर्स्ट पर्सन के साथ। हर किसी को याद रहता है मैम SON वाला रूल था, SON 1 2 3। होप सो मेरे हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में याद रहा होगा। ये चेंज होने के लिए राजू के पास जाएगा। राजू अपने आप में नेम इंडिकेशन है ना, लड़की का नाम नहीं राजू होगा, राजू नाम होगा किसी लड़के का। लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द प्रोनाउन ही। तो ही को तो एज इट इज लिखा, ही के बाद बस यहाँ पे स्टोरी थी। आप लोगों को वॉज वाला पोर्शन पिक करना है या इज वाला। फिर छोटा सा रूल जिसको कि मैंने नरेशन में रूल नंबर 1 बताया था, उसी के 2 पार्ट्स करवाए थे। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाली साइड जिसको कि रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, अगर बात हो प्रेजेंट की या फ्यूचर की, तो अंदर वाली साइड आई मीन टू से इन्वर्टेड कॉमर्स में टेंसेस कभी भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर बाहर वाली साइड इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर आप लोग बात करेंगे पास्ट की, तो वहां पे अंदर जाके आप लोगों के टेंसेस चेंज होंगे। सारे के सारे रूल स्टूडेंट्स को डायलॉग की फॉर्म में भी याद रहते हैं। तो वहीं से समझ में आया मैम यहाँ पे टेंस चेंज करना तो बनता ही नहीं था। जैसे मैंने एम को देखा तो समझ में आया ये बात कर रहा है प्रेजेंट की, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही थी, दैट मीन्स ये सेंटेंस हमारा गलत था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। राजू टेल्स सुनीता दैट ही इज प्लानिंग टू वर्क विद हर ऑन दैट प्रोजेक्ट। पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना भी थोड़ा थोड़ा इनिशियल से ही ना बताया था मैंने, पजल्स को जैसे कंबाइन किया जाता है वैसे भी बहुत इजीली आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को बहुत होपफुल भी लगती होंगी। चलिए आएंगे हम लोग अपने 16th क्वेश्चन पे, और 16th क्वेश्चन की बात करें, फिर से हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेगा। सूरज आस्क्ड मी
इफ आई हैड वॉच द लेटेस्ट मूवी, तो यहां पे समझना पड़ेगा ये इनडायरेक्ट के बारे में नहीं पूछ रहा, इसने इनडायरेक्ट तो दे दिया, रादर आप लोगों को पूछ रहा है डायरेक्ट के बारे में। कहता है डायरेक्ट क्या होना चाहिए। चलिए, सूरज आस्क्ड मी, जब आस्क्ड वाली फॉर्म है तो अपने आप से समझना पड़ेगा क्या यहाँ पे सेड या सेड टू चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। राहुल यहाँ पे सेड वेदर, सेड तो यहाँ पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि आगे इन्होंने वेदर आई वॉच द लेटेस्ट मूवी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, ये ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन, इसको भी देखते हैं, राहुल आस्क्ड मी, इसमें यहां पे आप लोगों को डायरेक्ट वाला कौन सा क्वेश्चन समझ में आया। आफ्टर दैट था सूरज सेज टू मी, सेज का तो आस्क्ड बनता ही नहीं है, सेज का बनता आस्क्स, तो यहां पे हम लोगों ने इसको भी क्रॉस लगाया। डायरेक्ट था, एक ही ऑप्शन बनती थी, ज्यादा दिमाग लगाने की, एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं थी। मोर ओवर नजर भी आ रहा था। यहां पे आप लोगों का आई हैड वॉच्ड है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आप में बात कर रहा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनता कहां से है, पास्ट परफेक्ट बनेगा जब हम रूल्स को चेंज करेंगे सिंपल पास्ट का। जब सिंपल पास्ट को चेंज करेंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल्स वो चेंज होगा आप लोगों का पास्ट परफेक्ट में। मोर ओवर यहाँ पे डिड वाला सिनेरियो था, ये इंटेरोगेटिव वाला क्वेश्चन था, सारे के सारे रूल्स बता रखे हैं। एक दो पॉइंट से क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि मैम यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 17th क्वेश्चन। चलिए 17 और 18 क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आउट ऑफ डैश विच टू बाय, आउट ऑफ पेन्स डू यू वांट्स टू बाय, क्या ये ऑप्शन हो सकती है। सिंगुलर प्लूरल का तो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आएगा हम लोगों को। आउट ऑफ दोज विच डिड यू वांटेड टू बॉय, पॉसिबल ही नहीं है, डिड है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैंने हमेशा सिखाया था कि अगर हम लोगों को टेंसेस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है, आप लोग क्वेश्चंस को चाहे वो आपकी फिलर्स की फॉर्म में है, चाहे वो आपके एरर्स की फॉर्म में है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। दो ऑप्शंस को तो मैंने ऐसे ही कट कर दिया। आउट ऑफ द पेन यू वांट्स, क्या यू के साथ कभी वांट्स लगा सकते हो। यू अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ज्यादातर मैं उसे क्या कंसिडर करती हूँ, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो वांट्स अपने आप में सिंगुलर है, ये वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से हर किसी को पता है, तो ए ऑप्शन मेरी पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्ट पता चल गया, एक ही ऑप्शन बचती है। जिस सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग खाली गलत ऑप्शन को कट करते जाओ, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, अगर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड समझेंगे तो। चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन थी, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। वॉइस का क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव के रूल सब जानते हैं। नरेशन में टेंसेस को चेंज किया जाता है, पर वॉइस में कभी टेंस को चेंज ही नहीं किया जाता। गोल्डन रूल है, एक बार नहीं हजारों बार मैंने अपनी वीडियोस में रेफर किया था। जैसे ये समझ में आया, द मिनिस्टर इज रिवॉर्डिंग द विनर्स ऑफ दिस ईयर, क्या आंसर द मिनिस्टर से शुरू हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। पहली ऑप्शन को देखते ही कट करेंगे। आंसर शुरू कहां से होना चाहिए था, द मिनिस्टर्स ऑफ दिस ईयर, सॉरी द विनर्स ऑफ दिस ईयर। यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम आया, द विनर्स ऑफ दिस ईयर। आफ्टर दैट मैंने बोला था टेंस नहीं चेंज होंगे, लेकिन यहाँ पे तो वर लगा दिया, यहाँ पे इज था। तुम बात कर रहे हो प्रेजेंट की, ये बात करेगा पास्ट की, पॉसिबल ही नहीं है। सी ऑप्शन को देखते ही कट कर दिया। नाउ आई एम लेफ्ट विद बी एंड डी ऑप्शन। फिर थोड़ा सा और लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म है। हर एक वीक से वीक स्टूडेंट को भी मैंने बताया था एफर्टलेस क्रैमिंग करके कैसे तुम लोग क्वेश्चंस को बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे आंसर लिखना नहीं है, सिर्फ तुम लोगों को चूज करना है। तो कितनी बड़ी बात है मैम, यहाँ पे आंसर बीइंग वाला आएगा, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म बीइंग में ही आएगी। बताया था ना, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते टाइम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू आर सपोज टू स्टिक टू दैट रूल। और अगर उस रूल को फॉलो करेंगे तो बी ऑप्शन हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगी और डी ऑप्शन को कट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने आईएनजी वाली फॉर्म को कंसिडर ही नहीं किया। तो ये था हमारा 18th क्वेश्चन, जिसका बी पार्ट सही आंसर था। चलिए चलेंगे, ओनली 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, बहुत इजी है। 19th वाला पार्ट सुपर इजी क्वेश्चन है,
कुछ भी खास नहीं करना था, खाली आप लोगों को इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था, जिसको कि रीअरेंज करना बोलते हैं। यहां पे ज्यादा एफर्ट नहीं था। माय ब्रदर गॉट वर्किंग फॉर हिम शॉर्ट लिस्टेड फॉर बट नथिंग वॉज रियली। थोड़ा थोड़ा पजल्स की तरह इसको जोड़ने की कोशिश करते तो समझ में आता। माय ब्रदर गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर a number of projects but nothing was really working for him। बनाना ये मीनिंगफुल सेंटेंस कि मेरा भाई शॉर्टलिस्ट तो बहुत बार किया गया था, किनके लिए, अबाउट अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट किसी भी चीज ने उसके लिए कुछ खास काम नहीं हो पाया। इतने प्रोजेक्ट्स में शॉर्टलिस्ट हुआ पर काम कुछ भी ना बन पाया। सो योर ऑप्शन वाज डी ऑप्शन। चेक कर लेंगे, दैट वाज TRPQS, TRPQ एंड लास्ट इज S। चलिए कर लेंगे टिक इसको। आफ्टर दैट 20th क्वेश्चन था, सुपर इजी क्वेश्चन था। रीजन था, अगर आप लोगों को मीनिंग नहीं भी पता था ना, तब भी आप लोग अंदाजे से भी एक आप लोग गैस वर्क भी करते, तब भी समझ में आ जाता। इंटरनल अपोजिशन मतलब जैसे बोलते हैं ना कि घर के अंदर ही जो है मतलब अपोजिट है, मेंबर्स में यूनिटी नहीं है, घर के परिवार के मेंबर्स ही एक दूसरे के खिलाफ हैं। और क्या क्या होता है अगर ऐसा इमेज हो जाए, इंटरनल अपोजिशन, अंदर की जो अपोजिशन थी, डेलिबिलेटेड द इमेज ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार की इमेज को, हमारे परिवार की छवि को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया, कमजोर कर दिया। सिर्फ अंदाजा भी लगाते, डेबिलिटेटेड भी एक वर्ड था जो मैंने अपनी वीडियोस में और एक आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट्स या नोट्स प्रोवाइड करवाए थे वहां पे रेफर किया था। लेकिन अगर नहीं भी किसी से वो पढ़ा गया, अगर आप लोग खाली गेस वर्क भी करते ना, ये आंसर तब भी सही बन सकता था। यू वर सपोज टू पिक द एंटोनिम, मतलब वर्ड्स विद डिफरेंट और अपोजिट मीनिंग। तब समझ में आया मैम यहाँ पे किसी को कमजोर करना, उसका अपोजिट क्या होगा, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, ताकत देना। तो यहाँ पे डेलिबरेटेड का जो स्ट्रॉन्ग एंटोनिम था दैट वॉज स्ट्रेंथन। फटाफट से इसको मार्क कर लेंगे। ये थे आप लोगों के 10 क्वेश्चन। होप सो आप लोगों के ज्यादातर क्वेश्चन एंड होप करती हूँ कि सारे ही क्वेश्चन सही होंगे। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे एक बार अपने आंसर्स को ढंग से चेक कर लेंगे। फिर भी कोई क्यूरी या कुछ कमेंट्स या कुछ भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगेगा एंड आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फर्दर भी आगे के लिए भी, अब ये एग्जाम तो हो चुका है लेकिन आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जैक्टली हम लोगों को किस सिनेरियो से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए सो दैट टाइमली भी हो जाए और करेक्ट एक्यूरेसी भी कोई चीज होगी। तो यहाँ पे टाइम और एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस बना के चलेंगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई होप सो दिस वीडियो आप लोगों को बहुत यूजफुल लगेगी। मार्क योर आंसर्स एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों में के 10 में से कितने क्वेश्चन सही है। चलिए लेट्स विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।